हेलो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार दिमाग में आते हैं कि किसी कंपनी के शेयरों को खरीदने या बेचने से पहले हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के कई फैसले होते हैं जो उनके शेयरों की कीमत पर असर डालते हैं, और अगर इन फैसलों को एनालाइज करेंगे तो आपको कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन के साथ ही कई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और आप डिसीजन ले पाएंगे कि किन शेयरों को खरीदना है और किन्हें सेल करना है। इस वीडियो में हम कंपनियों के ऐसे ही 5 इम्पोर्टेंट डिसीजंस पर बात करेंगे, साथ ही शेयरों की कीमतों पर उनके असर को समझेंगे। इस तरह के फैसले कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर उनको मंजूरी देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिविडेंड। डिविडेंड का हिंदी अर्थ होता है लाभांश, और इस तरह डिविडेंड यानी लाभांश का अर्थ है लाभ का अंश या लाभ में हिस्सा। डिविडेंड किसी कंपनी के द्वारा उसके शेयर होल्डर को दिया जाने वाला कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। डिविडेंड पर शेयर के बेस पर दिया जाता है। जैसे अगर मेरे पास HDFC के 100 शेयर हैं, जिस पर HDFC ने 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है, तो इसका मतलब मुझे कुल डिविडेंड मिलेगा 100 into 5 यानी कि 500 रुपीज यानी कि 500 रुपए। डिविडेंड हमेशा शेयर के फेस वैल्यू पर दिया जाता है और इसका कैलकुलेशन भी फेस वैल्यू पर ही किया जाता है। जैसे किसी स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस है 500 रुपए, लेकिन उस स्टॉक का फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है और कंपनी 100% डिविडेंड देने का फैसला करती है, तो इसका मतलब है शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो 100% यानी कि 100% डिविडेंड का मतलब है प्रति शेयर 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन हर साल डिविडेंड देना कंपनी के लिए जरूरी नहीं होता। अगर कंपनी को लगता है कि साल का मुनाफा डिविडेंड के रूप में बांटने की जगह उस पैसे का इस्तेमाल नए प्रोजेक्ट और फ्यूचर प्लान के लिए करना चाहिए, तो कंपनी ऐसा कर सकती है। साथ ही डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से ही नहीं दिया जाता। कई बार कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन उसके पास काफी कैश पड़ा होता है। ऐसी सिचुएशन में कंपनी उस कैश में से भी डिविडेंड दे सकती है। दोस्तों, आपको किसी भी शेयर को खरीदने से पहले शेयर की डिविडेंड यील्ड पर जरूर ध्यान देना चाहिए। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर डिविडेंड को कंपनी के मौजूदा शेयर प्राइस से डिवाइड करते हैं। जैसे PTL एंटरप्राइज लिमिटेड ने साल 2020 में 2 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड दिया है और अभी कंपनी के शेयर की कीमत 40 रुपए है, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 0.0625, दैट इज इक्वल टू 6.25। तो PTL एंटरप्राइज की करंट डिविडेंड यील्ड है 6.25%। डिविडेंड यील्ड का कंपनी के शेयर प्राइस से उल्टा संबंध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर भाव घटने पर डिविडेंड यील्ड बढ़ जाती है। अगर दूसरी सभी बातें एक जैसी रहे तो डिविडेंड यील्ड जितनी ज्यादा होगी, निवेशकों के लिए वो शेयर भी उतना ही अट्रैक्टिव होगा। अब ये समझते हैं कि अधिक डिविडेंड यील्ड वाले शेयरों को खरीदने का क्या फायदा है। डिविडेंड के रेगुलर पेमेंट से निवेशकों के लिए खरीद का प्राइस घटता है। मान लेते हैं कि किसी निवेशक ने 2015 में 200 रुपए के भाव से शेयर खरीदे। बीते 5 साल के दौरान उसे हर साल 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिला। इसके चलते हर साल निवेशक के लिए प्रत्येक शेयर का खरीद प्राइस 5 रुपए घट गया। यही कारण है कि कुछ निवेशक नफा और नुकसान निकालने के लिए शेयर के कुल रिटर्न को देखते हैं। कुल रिटर्न में किसी पीरियड के दौरान शेयर की कीमतों में आई तेजी और उसी टाइम में प्राप्त किया गया डिविडेंड शामिल होता है। जब कंपनी डिविडेंड देती है तो कंपनी के शेयरों में आमतौर पर डिविडेंड की राशि के बराबर की गिरावट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर SBI का शेयर 195 रुपए पर है और कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है, तो डिविडेंड डेट पर शेयर की कीमत 190 रुपए तक गिर सकती है, क्योंकि अब कंपनी के पास ये 5 रुपए नहीं है। डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर के दौरान कभी भी दिया जा सकता है। अगर डिविडेंड साल के बीच में दिया गया तो उसे इंटरिम डिविडेंड, और अगर साल के अंत में दिया गया तो फाइनल डिविडेंड कहा जाता है।
अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है बोनस इशू। जब किसी कंपनी के शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है और छोटे इन्वेस्टर कंपनी के शेयर नहीं खरीद पाते हैं, तो कंपनी बोनस इशू लाती है। बोनस इशू एक तरह का स्टॉक डिविडेंड है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए देती है। बस इसमें कंपनी डिविडेंड की तरह पैसे नहीं बल्कि शेयर देती है। ये शेयर कंपनी अपने रिजर्व से जारी करती है। कंपनियां शेयर होल्डर से पैसे लिए बिना ही बोनस शेयर जारी करती हैं। इसके लिए शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं। बोनस इशू आने पर बाजार में शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन उसकी कीमत गिर जाती है। हालांकि शेयर का फेस वैल्यू नहीं बदलता। बोनस शेयर आमतौर पर एक खास अनुपात में जारी किए जाते हैं, जैसे 1:1, 2:1, 3:1 आदि। अगर अनुपात 2:1 का है तो शेयर होल्डर को हर एक शेयर के बदले में 2 और शेयर मिलते हैं। मतलब कि अगर शेयर होल्डर के पास 50 शेयर है तो उसे 100 शेयर और मिलेंगे और इसके पास कुल 150 शेयर हो जाएंगे। इससे उसके पास शेयर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उसकी निवेश की कीमत नहीं बढ़ती। अगला पॉइंट है स्टॉक स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब है बांटना या फिर टुकड़े करना। वैसे ही अगर हम स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो उसका मतलब है स्टॉक यानी शेयर को टुकड़ों में बांटना। स्टॉक स्प्लिट काफी हद तक बोनस शेयर जारी करने के प्रोसेस से मिलता जुलता है। जब कंपनी स्टॉक स्प्लिट की घोषणा करती है तो उसका मतलब ये होता है कि स्टॉक स्प्लिट से कंपनी में शेयर की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन और निवेशक द्वारा निवेश किए गए इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक स्प्लिट एक निश्चित अनुपात में किया जाता है, जैसे 1:1 या 1:2 या 1:5। स्टॉक स्प्लिट शेयर के फेस वैल्यू से जुड़ी होती है। जैसे मान लीजिए शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और 1:2 के अनुपात में शेयर स्प्लिट होता है तो शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए हो जाएगी। और अगर आपके पास 1 शेयर था तो अब आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। बोनस इशू की तरह ही स्टॉक स्प्लिट का इस्तेमाल भी और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए होता है। अगला पॉइंट है राइट्स इशू। शेयर बाजार में लिस्टेड कोई कंपनी पैसा जुटाने के लिए राइट्स इशू लाती है। कई बार कंपनी कारोबार को बढ़ाने या किसी दूसरी कंपनी के एक्विजिशन के लिए भी इसके जरिए पैसा जुटाती हैं। कुछ कंपनियां अपना कर्ज कम करने या खत्म करने के लिए भी राइट्स इशू का सहारा लेती हैं। अंतर बस इतना है कि जहां पब्लिक इशू नए निवेशक लाता है, वहीं राइट्स इशू में मौजूदा शेयर होल्डर से ही पैसा जुटाया जाता है। एक तरह से आप ऐसे कुछ खास लोगों के लिए लाया गया पब्लिक इशू मान सकते हैं। शेयर होल्डर कंपनी की ओर से तय अवधि में ही राइट्स इशू के तहत शेयर खरीद सकते हैं। राइट्स इशू के तहत शेयर होल्डर एक निश्चित अनुपात में ही शेयर खरीद सकते हैं। यह अनुपात कंपनी तय करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कंपनी ने राइट्स इशू के लिए 1:3 का अनुपात तय किया है। इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर अपने पास पहले से मौजूद 3 शेयर पर 1 एक्स्ट्रा शेयर खरीद सकता है। राइट्स इशू के जरिए शेयर खरीदने पर कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट भी देती है। इससे शेयर होल्डर के पास कम से कम कीमत में एक्स्ट्रा शेयर खरीदने का मौका रहता है। हालांकि राइट्स इशू के तहत शेयर होल्डर के लिए शेयर खरीदना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत 100 रुपए है, कंपनी राइट्स इशू के तहत 10% डिस्काउंट की घोषणा करती है। ऐसे में शेयर होल्डर 90 रुपए प्रति शेयर की दर से एक्स्ट्रा शेयर खरीद सकता है। राइट्स इशू से कंपनी का इक्विटी बेस बढ़ जाता है। साथ ही स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लेकिन शेयरों की संख्या बढ़ने से कंपनी के मालिकाना हक पर कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी का मालिकाना हक उन्हीं लोगों के पास रहता है जिनके पास राइट्स इशू जारी करने से पहले था। अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज राइट इशू लेकर आई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मामले में ये अनुपात 1:15 का है, जिसका अर्थ है कि शेयर होल्डर को उनके पास मौजूद हर 15 शेयर के लिए 1 एक्स्ट्रा शेयर मिल सकता है, यानी कि वो शेयर खरीद सकते थे। वैसे निवेशकों को केवल शेयर की कीमत पर मिल रही छूट नहीं देखनी चाहिए। ये बोनस शेयर नहीं है, यहाँ आप शेयर के लिए पैसे दे रहे हैं और इसलिए आपको पैसे तभी लगाने चाहिए जब आप कंपनी के फ्यूचर को लेकर श्योर हों। एक और बात, अगर राइट्स इशू के पहले बाजार में शेयर की कीमत गिर जाती है और राइट्स इशू की इशू कीमत से नीचे चली जाती है तो शेयर को बाजार से खरीदना ज्यादा ठीक रहेगा। अब आते हैं लास्ट लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, बाय बैक ऑफ शेयर्स। कंपनी जब अपने ही शेयर निवेशकों से खरीदती है तो इसे बाय बैक शेयर कहते हैं। आप इसे आईपीओ का उलट भी मान सकते हैं। बाय बैक का प्रोसेस पूरा होने के बाद इन शेयरों का वजूद खत्म हो जाता है। बाय बैक के लिए मुख्यतः 2 तरीकों टेंडर ऑफर या ओपन मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है।
कंपनी कई वजहों से बायबैक का फैसला लेती है। सबसे बड़ी वजह कंपनी की बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा कैश का होना है। कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश का होना अच्छा नहीं माना जाता। इससे ये माना जाता है कि कंपनी अपने कैश का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। शेयर बायबैक के जरिए कंपनी अपने एक्स्ट्रा कैश का इस्तेमाल करती है। कई बार कंपनी को ये लगता है कि उसके शेयर की कीमत कम है, तो वो बायबैक के जरिए उसे बढ़ाने की कोशिश करती है। उसके अलावा भी बायबैक की कई वजहें हो सकती हैं। बायबैक का कंपनी और उसके शेयर पर कई तरह से असर पड़ता है। सबसे पहले तो खरीद फरोख्त के लिए शेयर बाजार में मौजूद कंपनी के शेयरों की संख्या घट जाती है। इससे EPS बढ़ जाती है, शेयर का PE भी बढ़ जाता है। एक बात ध्यान में रखने वाली है कि भले ही बायबैक के चलते शेयर से जुड़े कई आंकड़े बदल जाएं, लेकिन कंपनी के कारोबार में बुनियादी रूप से कोई बदलाव नहीं आता। बायबैक में अपने शेयर बेचना चाहिए या नहीं, ये सवाल कई निवेशकों के दिमाग में होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो आपको सिर्फ बायबैक में कुछ पैसे कमाने के लिए अपने शेयर नहीं बेचने चाहिए। बायबैक में तभी हिस्सा लेना चाहिए जब आपको ये लगे कि कंपनी के शेयर की कीमत ओवर वैल्यूड है और आपको ये भी लगता है कि कंपनी के पास ग्रोथ के ज्यादा मौके नहीं हैं। बायबैक कंपनी के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, इसलिए इसकी घोषणा से शेयर की कीमत ऊपर जाती है। तो दोस्तों, ये थी शेयर मार्केट की बहुत ही काम की बातें। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस GK जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।